नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे दोपहर। दुनिया में एक जगह और युद्ध चल रहा है जिसको यह कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो 3 मोर्चों पर खुला हुआ है। एक जगह तो आपने रशिया और यूक्रेन सुन लिया, एक जगह चीन और ताइवान सुन लिया, लेकिन क्या आपको पता है आर्मेनिया और अजरबैजान में भी इन दिनों युद्ध चल रहा है, लेकिन कहीं किसी मीडिया में उसकी चर्चा ही नहीं है। और है तो बस इतनी ही, जैसे कि कहीं पर बस यूं ही छुटपुट चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग लास्ट 2 सालों में मारे जा चुके हैं। हाल ही के अंदर, यानी कि जब हम इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, हालांकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन कोई नहीं, मैं आज भी डिस्कस करूंगा कहाँ की बात हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि आर्मेनिया अजरबैजान के विषय पर, तो मुद्दा यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान के हाल ही में हुए घटनाओं में भी 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, गोलीबारी की घटनाओं में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। और कहते हैं ना कि दुनिया में फुटेज वही लोग पाते हैं जिनकी थोड़ी खुद की वैल्यू होती है। अगर यूक्रेन की वैल्यू ना हुई होती, क्योंकि यूक्रेन असल में अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाई दिया कि साहब ये तो बढ़िया खाद्यान्न पैदा करने वाला देश है, डेवलप्ड कंट्री है, तो इसको लेने के लिए फायदे अनेक हैं, इसलिए वो सब कूदे। लेकिन अगर कोई गरीब देश हो कि यार ये तो हमसे क्या ही हथियार खरीदेगा, है ना। ताइवान के प्रति भी सब लोग इसलिए उत्सुक हुए कि यार ताइवान को है ना, अगर अपन ने बुला लिया तो कम से कम ये हमसे वेपन खरीद लेगा। तो ये सब लोग जो व्यापारी लोग हैं, इनको युद्ध में भी मजा वहां आता है जहां पर वेपन बिकने की इनकी संभावना होती है। अदरवाइज बेचारा एक देश है आर्मेनिया, जिसके ऊपर अजरबैजान जब आ रहा है तब जा रहा है, उसके ऊपर हमला कर दे रहा है। कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबको यही है कि यार ये क्या खरीदेगा, 4 पिस्टल तो खरीद नहीं पाएगा। बस इस आधार पर साहब उसको साइड लाइन कर रखा है। चलिए खैर कोई नहीं, आपको दुनिया की सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है, बाकी तो आपके सामने खबरें हैं। देखिए साहब, यहां पर आप देख सकते हैं, ये सितंबर 16 की न्यूज़ है, आज मतलब कल की न्यूज़ है। डेडली क्लैशेस बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान, 200 किल्ड ऑन बोथ साइड, 200 लोग मारे जा चुके हैं। कई नंबर लिखा हुआ है 210 लोग मारे जा चुके हैं। रॉयटर्स में 200 लोगों के मर जाने की खबर आ रही है, लेकिन सब लोग केवल यही कह रहे हैं, अरे शांति से रहो यार, क्यों खामखा लड़ रहे हो। बस इतना ही डायलॉग बाजी हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि हम अपना जहाज भेज देंगे, हम अपना ये लगा देंगे, कुछ नहीं। जिस दिन यूक्रेन की हालत भी ऐसी हो गई ना कि ये कुछ खरीदने लायक नहीं बचा, उस दिन उसको भी छोड़ के निकल लेंगे। ताइवान के प्रति अमेरिका का जो प्यार है ना, वो केवल एक तरीके का उसका पैसा है जी। उसको पता है कि इससे पैसा निकल जाएगा, डरा हुआ है। अपने नहीं होता क्या, अगर इंश्योरेंस वाले आपके बारे में ये पता लगा लें कि आप ठीक ठाक कमाते हो, फिर आपको डराया जाता है, यार आपको पता है भाई साहब अगर आप मर गए तो कितना बड़ा होगा, कितना नुकसान हो जाएगा, ये सब आपको डरा के बताया जाता है। एग्जैक्टली आर्मेनिया अजरबैजान के केस में वही है। आर्मेनिया अजरबैजान में बेचारा आर्मेनिया मर भी गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉस है ही नहीं, खरीदने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, नौकरी नहीं करता, बेरोजगार आदमी मर गया तो क्या होगा, वो वाला हाल है। चलिए खैर कोई नहीं साथियों, ये लड़ाई जो है ना लंबे समय से चल रही है, और लंबे समय में इसका ओरिजिन कहाँ से है, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको वो बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग मेरे पुराने छात्र रहे हैं तो मैंने इसके बारे में आज से 1 साल पहले, अक्टूबर में भी, डॉट 1 साल ही हो गया, अब तो समझ लो बस 9-11 महीने पहले हो गया, मैंने ये जानकारी आपको दी थी अक्टूबर 11 के दिन। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। पर कोई नहीं जी, अगर आप नए विद्यार्थी भी हैं तो आज के सेशन में सुन लीजिए। मुद्दा ये है साहब कि आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है जिसमें कि आपको कुछ नरमुंड जो है वो चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें दिखा करके आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि देखो हमारी तरफ अजरबैजान के सैनिक जो हैं वो सीमा लांघ के आ रहे हैं। ये सीमा को हाईलाइट किया हुआ है कि ये सीमा है, इसको लांघ करके ये लोग चलकर आ रहे हैं। कहाँ है ये मुद्दा, क्या हो रहा है, आइए मैं बताता हूँ। देखिए साहब, 2 देश हैं जो कि कभी यूएसएसआर के ही हिस्सा हुआ करते थे। अब ये यूएसएसआर की कहानी क्या है, आपको मालूम है ना कि यूएसएसआर यानी कि आज का जो रूस है उसका पूर्ववर्ती रूस यानी सोवियत रूस 1991 में टूटा, 15 देश बने। उन 15 देशों में से 2 देश ये थे, आर्मेनिया और अजरबैजान। बोले सर वो भी तो था, यूक्रेन भी तो था। बोले था तो यूक्रेन था, तो यूक्रेन से रूस की लड़ाई चली रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान भी उसी यूक्रेन से, उसी रूस से अलग हुए थे, यानी कि सोवियत रूस से अलग हुए थे। अब अलग तो हो गए, लेकिन तब से लेकर अब तक इनके बीच में संघर्ष ही चल रहा है। किस बात को लेकर के, जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद में एक क्षेत्र इन दोनों के बीच में ऐसा था जिसे नगोर्नी काराबाख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये देखिए नगोर्नी काराबाख, अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए। अच्छा, ये जो हमने कलर का यूज किया है, इस कलर के अंदर जो देश दिखाई पड़ रहा है दैट इज अजरबैजान। ये जो आपको देश दिखाया है दैट इज आर्मेनिया। अजरबैजान का ही एक हिस्सा आर्मेनिया से दूसरी तरफ निकला हुआ है दैट इज ऑल्सो अजरबैजान। यानी आर्मेनिया जो है वो बॉर्डर कर रहा है ईरान के साथ, और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये आर्मेनिया ने अजरबैजान के 2 क्षेत्रों को यूं बांटा हुआ है। ये सारे के सारे हिस्से जो हैं
ये कहां से निकले थे? तो सोवियत रूस से टूटकर निकले थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं आपको। आर्मेनिया जो है ना वो ईसाई बहुल क्षेत्र है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब दूसरी बात समझिए, आर्मेनिया के अंदर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है इस पर कोई विवाद नहीं है। ये जो आपको हल्का सा ये जो पर्पल कलर का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, इस क्षेत्र का नाम नगोर्नी काराबाख है। ऑफिशियली ये अजरबैजान का क्षेत्र है, ये जो मुस्लिम राष्ट्र हमने बताया उसका क्षेत्र है। लेकिन यहां पर पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो अपने आप को आर्मेनिया का बताती हैं। मतलब जिस समय 1991 में इस क्षेत्र को अजरबैजान का माना गया था, उस समय यह क्षेत्र अपने आप को आर्मेनिया का बताता आ रहा है कि मैं तो आर्मेनिया का हिस्सा हूं। अब मुसीबत क्या फंसती है कि इस क्षेत्र को लेकर के अजरबैजान और आर्मेनिया झगड़ते रहते हैं, क्योंकि साहब ये क्षेत्र हमारा है। ये नगोर्नी काराबाख लगभग 4,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ क्षेत्र है, जिसको लेकर के सारा की सारा विवाद फैला हुआ है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाएगी। कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा बॉर्डर एरियाज आप देख लीजिएगा। जो आर्मेनिया है ना, इसका बॉर्डर साझा होता है तुर्की के साथ में, इसका बॉर्डर साझा होता है जॉर्जिया के साथ में, और साझा होता है इसका बॉर्डर अजरबैजान के साथ में। लैंडलॉक कंट्री है। वहीं अजरबैजान जो है ना, ये लैंडलॉक कंट्री तो है, लेकिन इसका जो सागर है ना वो ब्लैक सी के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है। अच्छा, अब इस तरफ अगर हम बढ़े तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अजरबैजान है ये रूस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन दोनों देशों के प्रति किसका समर्थन है और किसकी दुश्मनी है ये मैं आपको बताना चाहूं तो एक बार के लिए आप ये देखिए कि जो आर्मेनिया है ना, ये आर्मेनिया जो है इसका समर्थन जो है वो दे रखा है रशिया ने। अजरबैजान इसका जो समर्थक है वो है रशिया, और जो अजरबैजान है इसका समर्थक राष्ट्र बना हुआ है, हाँ ये ब्लैक सी नहीं है साहब, ये कैस्पियन सी है। मैं वही देख रहा था, ब्लैक सी तो दूसरी तरफ रह गया, ठीक है ना। अजरबैजान जो है ना यहां पर कैस्पियन सी है, जिसको सी ना बोल करके लेक के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। मैंने अभी आपसे बात करते करते वो चेक किया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहां पर कैस्पियन सी के साथ में ही लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम है बाकू, जहां पर बड़ी मात्रा में तेल और गैस निकलता है। अजरबैजान को समर्थन प्राप्त है तुर्की का और आर्मेनिया को समर्थन प्राप्त है रशिया का। अब इन दोनों को बढ़ाने में काम किसका होता है? तुर्की जो है वो अजरबैजान को अपनी तरफ से हथियार बेचता है, क्योंकि पावरफुल जो है ना इनमें वो अजरबैजान है। अजरबैजान आर्मेनिया को दबाने की कोशिश करता है। कारण क्या है? क्योंकि आर्मेनिया टेक्निकली अगर देखा जाए तो कम क्षेत्र का एरिया है। दूसरा, इसका समर्थन कोई करने आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके पास कोई भी संसाधन बड़ी मात्रा में नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ है कि अजरबैजान के द्वारा ये जो लाल डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन लाल डॉट को आप ये समझिए कि मिसाइलें दागी गई हैं इतना अंदर तक। किसने दागी? अजरबैजान ने दागी। किस पर दागी? आर्मेनिया के इतने अंदर तक मिसाइलें दागी गई हैं, जो आप निशान के रूप में देख सकते हो। मतलब एक प्रकार से अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल बनता है, सर एक मिनट, आपने अभी बताया कि ये अजरबैजान आर्मेनिया जो है ये ईसाई राष्ट्र है, और ईसाइयत की रक्षा के नाम पर ही तो, इजराइल की रक्षा करने के नाम पर ही तो बाकी देश जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चला आया था। आर्मेनिया की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं अमेरिका या फिर जिन देशों में ईसाई बहुत हैं वो चले आते? क्योंकि अजरबैजान को जो मदद मिल रही है वो इसके धर्म के आधार पर मिल रही है। क्यों? क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम राष्ट्र है, तुर्की मुस्लिमों का सबसे बड़ा रखवाला समझता है, पाकिस्तान अजरबैजान का मित्र इसीलिए बना हुआ है। तो बोले ये तो सब एक है, आर्मेनिया की मदद करने कोई क्यों नहीं आ रहा? अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा क्लच है, और वो क्या है साहब? असल में क्या है कि दुनिया में जो यूरोपियन नेशंस है ना, इनको तेल की और गैस की बड़ी जरूरत रहती है। इनके पास प्राकृतिक संसाधन के नाम पर गैस नहीं है। अब गर्मी रखने के लिए, क्योंकि ये ठंड वाले क्षेत्र में है, गर्मी रखने के लिए सर्दी के समय पर इनको गैस की जरूरत पड़ती है। गैस देने वाला जो देश था वो रूस था। रूस के ऊपर इन लोगों ने लगा दिए सैंक्शंस। सैंक्शंस क्यों लगा दिए? क्योंकि आपको मालूम है कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर रखी है। अब क्या होता है कि इन लोगों ने सैंक्शन लगा करके ये तलाशा कि अब हम गैस कहां से लें। तो गैस लेने के लिए इन्हें जो देश नजर आता है वो है अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान के पास में गैस है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं फिर से, ये पूरी लड़ाइयां दुनिया में जो चलती हैं, ये दुनिया को देखने के लिए धर्म की लड़ाइयां भले ही लगती हों, ये केवल स्वार्थ की लड़ाइयां हैं। जिसका जहां स्वार्थ सिद्ध होता है उसी के साथ सब लोग खड़े होते हैं। आर्मेनिया जिसके पास में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है,
इस कारण से इसके समर्थन में भी कोई नहीं है। रशिया इसके समर्थन में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अजरबैजान से कुछ कह नहीं पा रहा है। स्थितियां इतनी खराब हैं कि इन दोनों के बीच में 2020 में इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि नगोर्नी काराबाख क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया किसने? अजरबैजान ने। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन कोई भी आगे निकलकर नहीं आया ये कहने के लिए कि हां साहब, हम जो है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। नगोर्नी काराबाख में अर्मेनिया का रूस मित्र राष्ट्र भले ही हो, लेकिन रूस भी कहीं ना कहीं इस चीज से जरा ठहर जाता है कि अजरबैजान को तुर्की के द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगोर्नी काराबाख क्षेत्र में जब भी कोई दिक्कत होती है तो रूस अपने द्वारा पीस कीपिंग फोर्सेस भेज देता है ताकि यहां पर युद्ध की स्थिति ज्यादा ना बने। 2020 के अंदर आप देखिए 6500 तो फिगर लिखा हुआ है कि इतने लोग मारे गए थे। 1991 में आजाद हुआ, 20 साल से यहां पर अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन कोई भी इस जगह को शांत कराने के लिए नहीं आया है। यह दुनिया में अभी भी पावर सेंटर के रूप में जगह बनी हुई है। जिस दिन रूस ने खड़े होकर के अर्मेनिया का साथ ले लिया, उस समय समझना सारा मामला फैल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन का समर्थन कर रहा है तुर्की, अर्मेनिया का समर्थन कर रहा है रशिया। तो आप देखिए नेचुरली एक दूसरे के अपोजिशन में बैठ गए। कौन कौन बैठ गए? तुर्की जो है वो किसके समर्थन में बैठ गया? अजरबैजान और यूक्रेन के में बैठ गया। तुर्की नाटो मेंबर है, ऐसी स्थिति में नाटो के जितने भी देश हैं वो तुर्की के समर्थन में रहेंगे। अब जरा विचार करके देखिए कि रशिया अर्मेनिया का साथ देता है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अर्मेनिया का साथ देने आते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक पोलर व्यवस्था बनकर तैयार हो गई है। जितने भी देश आजाद हुए ना, चाहे 1991 में या 1947 में, सबके यहां पर जमीनी संकट चल रहा है, क्योंकि जाने वाले देश ने हमेशा दूसरे देश के ऊपर ऐसे हालात छोड़ दिए कि तुम बेटा बाद में भी लड़ लड़ के मरना, हम वो स्थिति कर जाएंगे। वही यहां पर अभी तक चल रहा है। आप देख सकते हैं ये 2020 की खबर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 1991 में जो देश आजाद हुए उनके साथ क्या क्या स्थितियां हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताने का काम किया है। उम्मीद है बाकी सारी बातें तो आपके समझ में आ ही रही हैं। जो भी कोई अपडेट मुझे मिलेगा वो जरूर मैं आपके साथ में दूंगा। फिलहाल के लिए दोनों की सैन्य शक्तियां और एक बार उनकी स्थितियां पहचान लीजिए। इकोनॉमी के हिसाब से अर्मेनिया की जो कुल इकोनॉमी है वो $13.7 बिलियन जीडीपी है। अजरबैजान की $48 बिलियन की जीडीपी है। जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ लोग रहते हैं अजरबैजान में और 30 लाख लोग रहते हैं अर्मेनिया में, जिससे कहीं ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अगर फोर्सेस की बात करें तो 49,000 लोग यहां रहते हैं, मतलब फोर्स में है, और 82,000। लेकिन तुलनात्मक रूप से इन दोनों की तुलना की जाए तो ज्यादा पक्ष जो भारी है वो अजरबैजान का है। तुर्की का समर्थन इसको मिला हुआ है। यही कारण है कि तुर्की ने इसको हथियार भी बेचे थे जो कि सुर्खी के अंदर भी आए थे। अभी रिसेंटली अगर यह देखा जाए कि दुनिया भर ने क्या अपने द्वारा रिएक्शन दिया है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप एक बार वर्ल्ड का रिएक्शन देख लीजिए। इंडिया ने कहा हॉस्टिलिटी मत फैलाइए, शांति से रहिए, शांति बना करके आगे चलिए। इस बात पर अजरबैजान ने कहा कि यदि इंडिया चाहता है तो हम दोनों के बीच में शांति स्थापित करने आ सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं। रशिया ने भी इन दोनों को समझाया कि यार शांति से रहो। इसी प्रकार से टर्की जो है वो समझा तो रहा है लेकिन हथियार बेच रहा है। अमेरिका कहता है कि हॉस्टिलिटी को खत्म हो जाना चाहिए, सबको शांति से साथ साथ रहना चाहिए। अमेरिका यहां ज्ञान नहीं दे रहा है कि तुम हथियार खरीद लो अर्मेनिया वालों, क्योंकि इकोनॉमी ही इतनी सी है। आप सोचो ना, मैंने अभी जो आपको दिखाया इकोनॉमी $13.7 बिलियन की कुल इकोनॉमी है, जिसकी इतनी कम इकोनॉमी होगी वो हथियार क्या खरीदेगा? तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का तो केवल यही है, शांति से रहो भैया, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, एकदम शांति की पालना करो। ऐसे ही रशिया ने कहा कि वो नेगोशिएट कर सकता है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। यूरोपियन यूनियन भी इनको कह रहा है शांति से रहो, क्योंकि गरीब आदमी को यही सिखाया जाता है, शांति से रहो, क्योंकि उनको यह भी नहीं कहा जाता कि बेटा लड़ लो, हम तुम्हें हथियार देंगे। सीधा सा मतलब यह है। इधर फ्रेंच प्रेसिडेंट कहते हैं इमानुएल मैक्रोन अजरबैजान से कि यार थोड़ा सा सीज फायर का ध्यान रखो, नगोर्नी काराबाख अगर कब्जा कर भी लिया है तो दोबारा अब गोलियां मत चलाओ। कुल मिलाकर बात यही है जो मैंने आपसे कहा। दुनिया का सार अगर आपको समझ में आ गया तो भैया खुद को पहले ताकतवर बनाओ, अगर दुनिया की किसी प्रताड़ना से बचना है तो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथियों से शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके इस कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, ब्लू टिक लगा हुआ।
यूपीएससी के कोर्सेज में वाइड वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स के साथ में आपको बने बढ़िया जबरदस्त कोर्सेज मिल रहे हैं। प्लस और आइकॉनिक कोर्स अंकित 10 का यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ में आप हमारे कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। आइकॉनिक कोर्सेज में नए बैच 15 तारीख से शुरू हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। संडे के दिन आपके लिए कॉम्बैट है, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। मेंस की टेस्ट सीरीज यूपीएससी के अंदर शुरू हो चुकी है, ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रॉपर मेंटरशिप के साथ आपको क्लासेस दी जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।